एग्जीक्यूट अपडेट की क्वेरी चला रहे हैं, तो यहाँ से हम एग्जीक्यूट क्वेरी चलाएंगे। अच्छा, ना अगर मैं ये ऊपर वाला वेरिएबल यहाँ नहीं लिखूँ ना, तो ये वेरिएबल यहाँ एसक्यूएल की जगह भी यूज हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये ऊपर मैंने वेरिएबल से लिखा है, सम टाइम ऐसा होता है कि कॉम्प्लेक्स क्वेरी लिखनी होती है, और उस क्वेरी को हम चाहते हैं हम पहले रन करके देखें कि सही बनी है नहीं बनी है, उसके बाद इसको आप रन कर रहे हैं। रन इंसर्ट की क्वेरी लंबी जो लिख देंगे आप लोग 10-15 कॉलम्स है उसमें, तो आप अगर वेरिएबल में रखेंगे ना तो वो उस क्वेरी को आप रन करवा सकते हो, कॉपी करके आप उसको PHP माइग्रेट में चला सकते हो। वहां अगर सही है तो फिर आप फर्दर कर देंगे, अदरवाइज ये लाइन लिखने की कभी जरूरत नहीं पड़ती। हम इसको पुट करेंगे कहां पे, राइट कैच। अब सिलेक्ट की क्वेरी ये यहां से एक्सेप्शंस आती है, ऐड करवानी होती है। लोग मैंने काफी बार एक्सेप्शन करवा चुका हूं, इसलिए मैं सेम कोड नहीं लिखना चाह रहा हूं, ये एक्सेप्शन का ही कोड है, ठीक है ना। अब ये सिलेक्ट की क्वेरी हमें सिलेक्ट की क्वेरी कुछ ना कुछ आपको रिटर्न करवा दे, जो रिटर्न होता है कहां से करवा दे, रिजल्ट से, RS। तो जब आपके पास कुछ रिटर्न हो रहा है तो जब ये मेथड कॉल होगा तो ये भी कुछ रिटर्न करेगा, इसको वाइड की जगह आप यहां करना है रिजल्ट, और इस RS को यहां पे रिटर्न करना है। ये होता है सिंटेक्स। चाहे एक रो को सिलेक्ट करें या आप सारी रोज को सिलेक्ट करें, सिंटेक्स यही होगा। अगर एक रो को सिलेक्ट करते हैं तो वेयर कंडीशन आ जाएगी क्वेरी के अंदर, अदर देन बाकी तो पूरा सेम है। नाउ बैक टू द पेज जहां कंस्ट्रक्टर जहां इसको कॉल करना था, db डॉट क्या नाम बनाया हमने, गेट स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। और ये आपको रिटर्न कर रहा है रिजल्ट से। रिजल्ट से एसक्यूएल का वेरिएबल यहां मौजूद नहीं है, तो आपको यहां पे इंपोर्ट करवाना है ऊपर लाइन ये होगी ना। RS के अंदर हमारे पास आ रहा है ऑब्जेक्ट टाइप डेटा आ रहा है, जिसमें मल्टीपल रोज रखी हुई है। ये एक रो निकालना है के लिए हम मेथड यहां यूज करते हैं RS डॉट नेक्स्ट। इस नेक्स्ट का काम ये होता है कि वन बाय वन वो रोज को रीड करता है ताकि आप उनकी कॉलम गेट कर सकें। अब क्या ये होता है कि अगर आपने सर्च की कंडीशन रखी हुई है तो सर्च में एक रिकॉर्ड चाहिए होता है ना, कोई या डिलीट कर रहे हैं तो एक रिकॉर्ड को डिलीट करना होगा, या अपडेट भी कर रहे हैं तो एक रिकॉर्ड को अपडेट करना होगा आपने। तब आप यहां पे नेक्स्ट को रखिए इफ के अंदर। इफ तब यूज किया जाता है जब सिंगल टाइम नेक्स्ट चले। लेकिन अगर यहां पे आपने क्या किया हुआ है, आपने सारे रोज को फेच करवाया हुआ है, तो यहां इफ एल्स नहीं लगेगा, यहां लगेगा व्हाइल। व्हाइल को यूज ही तब किया जाता है जब आपके पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स रिट्रीव हो रहे हैं, और सिलेक्ट की क्वेरी अभी हमने लिखी है वो हमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स रिट्रीव करवा के देंगे। तो इस नेक्स्ट को पुट करना है आपने व्हाइल क्लियर है। ये आपको कहेगा कि आप क्लाइंट के ब्लॉक एड करवाएं, ना यहां पे आपके पास आ रहे डेटाबेस टेबल के कॉलम्स आ रहे हैं। कैसे गेट करते हैं, गेट RS स्ट्रिंग, और यहां पे आप कॉलम्स के नाम बताएं। जब भी आप काम क्या करें तो स्टेप बाय स्टेप क्या करें, आप यहां पे स्टॉप हो जाए, इसको चला के देखें, यानी ये जो सही दे रहा है उसके बाद आगे बढ़ा करें। ऐसा नहीं कि पूरा कोड लिख लिया उसके बाद रन पे क्लिक किया, देखते हैं एरर, समझ में नहीं आएगा आपको क्या हो रहा है इसके अंदर, ठीक है ना। मैं यहाँ कर रहा हूँ, आपको ये अच्छी प्रैक्टिस है कि स्टेप बाय स्टेप जो काम है उसको चेक करें, एरर तो नहीं आ रहा, फिर आप नेक्स्ट स्टेप लें। अब इसको रन करवाओ, इसका आउटपुट आना चाहिए। अगर हमने कुछ प्रिंट किया नहीं है अभी, है ना, कहाँ आउटपुट आना चाहिए, मैं जरा फ्लाई कंसोल में प्रिंट करवा के देखो रिकॉर्ड आ रहा है नहीं आ रहा। सही, नाउ लेट्स रन। आगे नीचे कंसोल में इट मींस हमने कोड सही किया हुआ है। अब इसके बाद टेबल में ऐड किया हुआ है, पहले यहां तक टेस्ट कर लिया है।
ना कोड टेबल में ऐड करवाने के लिए क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट बनाना होता है। और टेबल का ऑब्जेक्ट क्या है, डिफॉल्ट टेबल मॉडल टीबी डिफॉल्ट टेबल 1 डॉट गेट मॉडल, ये करना। अभी यहाँ पे आप उसको रो भी ऐड करवा सकते हो, कॉलम भी करवा सकते हो, लेकिन जब ये कॉलम आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये एरर देगा, कहेगा कि आपने लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं करवाई। डिफॉल्ट टेबल मॉडल एक लाइब्रेरी जिसका काम ये कि टेबल के साथ जो जो ऑपरेशन परफॉर्म करने रन टाइम में वो आपको हेल्प आउट करता है। तो आपने इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवा। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो टेबल हमने बनाई है वहां पे उसमें ये रिकॉर्ड ऐड हो। ऐड यहाँ पे जो है वो रो बाय रो होते हैं, फर्स्ट रो होगी, उसके बाद सेकंड होगी, थर्ड होगी। अब रोज कहाँ एडिटिंग हो रही है, इस वाइल लूप के अंदर हो रही है। तो जो रोज एडिशन वाला काम होगा वो कहाँ होगा, इस लूप के अंदर होगा। टीपी डॉट ऐड रो, और इस रो को चाहिए होता है पूरा एक वेक्टर, और वेक्टर आप यहाँ पे बनाएंगे एरे फॉर्म। सही है? कितने कॉलम्स थे उतनी बार यहाँ पे आप इसको प्रेस करेंगे, 5 थे, नाम से करेंगे। फर्स्ट स्टूडेंट आईडी का आईडी कर देते हैं, सेकंड वन के अंदर नेम था, थर्ड वन था डिपार्टमेंट। अब ये वही कॉलम नहीं डेटाबेस में मोस्ट इशू होता है स्कूल के साथ, यहाँ पे कुछ और लिखते हैं और डेटाबेस में कुछ और होता है। याद होना चाहिए डेटाबेस में कॉलम्स के नाम क्या हो, ईमेल एंड लास्ट वन है सेमेस्टर। अब सेमेस्टर मैंने गलती से वहां पर स्पेस दे दिया था, वैसे स्पेस दिया नहीं जाता, मैंने मना किया, लेकिन मैं जब टाइप कर रहा था तो जल्दी जल्दी में स्पेस आ गया था। तो अब फिलहाल हम इस स्पेस के साथ देखें करते हैं, लेकिन स्पेस के साथ इशू क्या आता है, जब हम स्पेस लगा दो ना तो वेयर कंडीशन में मसला हो जाएगा। वो कहेगा कि स्टूडेंट एक अलग कॉलम है और सेमेस्टर एक अलग, स्पेस आ जाता है ना, तो ये वेयर कंडीशन में ये यूज नहीं हो सकता है। इसीलिए हमेशा जब भी कॉलम्स के नाम रखें उसमें स्पेस ना दें, अंडरस्कोर यूज कर लें, मिला लें उनको, छोटा लिखें वर्ड, ऐसा करें, लेकिन स्पेस ना दें। ये याद रखें। नाउ लेट्स सी आगे देखो। अब हम करवाते हैं रिमूव। यहां से बेटा कोई भी आईडी है उसको क्लिक करें, रिमूव हो जाए। तो किसके ऊपर काम करना पड़ेगा मुझे, बटन के ऊपर राइट क्लिक करें, इवेंट एक्शन परफॉर्म। अगेन क्या चाहिए सबसे पहले, कनेक्शन चाहिए, dd डॉट या मेथड बनाना पड़ेगा। तो द बैक टू द मॉडल फाइल और यहां आ जाए एंड, remove student by ID। सही। अब रिमूव की क्वेरी क्या है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट आईडी, जो भी आईडी आप इसको देंगे, पासवर्ड में मैं 2 देता हूँ, 2 लिख देंगे। नाउ आई पुट दिस स्ट्रिंग, इसको कर देंगे डायनामिक।
ये पैरामीटर्स कहाँ से आएंगे? ये यहाँ से आएंगे इन आईडी। सर आईडी वो है जो आपने टेक्स्ट फील्ड में जो मुझे सर्च में लिखनी होगी, सर्च में जो आईडी लिखूंगा वो यहाँ आएगी और उसके थ्रू डिलीट कर देंगे। अब कौन सा मेथड कॉल होना चाहिए एसटी में से? थोड़ी देर पहले बताया था एग्जीक्यूट अपडेट एग्जीक्यूट अपडेट सही है। इसको आप अब यहाँ पे टाइप चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास रिमूव होता है वो आपको कुछ रिटर्न नहीं करवाता है, ठीक है ना। यस और नो आप टेकन कर सकते हैं, लेकिन इससे आपका कोई रिजल्ट नहीं आएगी, से एरर लिस्ट नहीं आएगी। तो अगर आप यहाँ पे रिटर्न नहीं करवाना चाहते हैं, इट्स ओके, मैसेज यहाँ दे देंगे रिकॉर्ड रिमूव हुआ या नहीं हुआ। अगर ये ट्राई चलेगा तो रिकॉर्ड ऑब्वियसली रिमूव होगा। इससे और भी एक आसान चीज ये कि आप सबसे पहले जो आईडी आपने दी है वो आईडी डेटाबेस में चेक करो है या नहीं, उसके बाद भी वो होगी ना, तो इफ एल्स के थ्रू भी आप वहां कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ क्या करेंगे? शो ये मैंने पढ़ा है शो डायग्नोसिस क्या करता है? रिकॉर्ड रिमूव, कौन सा रिमूव हुआ है? यहाँ पे आईडी दे देता हूँ कि प्लस ये भी बताइए कि कौन सी आईडी आपने रिमूव की। लास्ट टाइम आपने शायद दिस लिखा है, बताता हूँ क्या है। दिस मैंने इसलिए लिखवाया था क्योंकि जे ऑप्शन पे मैंने यूज किया था फ्रेम में। उसको फ्रेम में जब यूज करते बताते हैं कि इस फ्रेम के साथ आपने रेंडर होना है, लेकिन अभी मैं काम कर रहा हूँ मॉडल के अंदर कर रहा हूँ, यहाँ तो कोई फ्रेम नहीं है ना, तो इसीलिए उसको बता रहा हूँ कि भाई नल यहाँ कोई फ्रेम नहीं है, यहाँ आपने इंडिविजुअली खुद कॉल होना है। तो आप हमेशा जे ऑप्शन पे जब भी यूज करते हैं सबसे पहला पैरामीटर यही होता है, बताना होता है कि किसी फ्रेम के साथ ओपन होना है, उसका नाम बता दो, या फिर करंट फ्रेम में ओपन होना है तो दिस लिख दो, नहीं किसी फ्रेम के साथ ओपन होना है तो नल। ये तीन पैरामीटर्स सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। सही है आप बैक टू द डेली डॉट क्या नाम रखा था? रिमूव स्टूडेंट बाय आईडी, और इसको यहाँ पर हम दे देंगे आईडी। कहाँ से आईडी आएगी? आईडी डॉट गेट, वहां से टेक्स्ट आईडी डॉट गेट। अच्छा ये एरर देगा क्योंकि जब भी आप गेट टेक्स्ट लगाते हो तो स्ट्रिंग रिटर्न करता है, और वहां क्या है? इंटीजर है। क्या करेंगे यहाँ पे? इंटीजर डॉट सही हो गया, मैसेज भी हो गया, डिलीट भी हो गया। यहाँ से बेचारा डिलीट हो उसके बाद वही फ्रेम दोबारा ओपन हो जाए या रिफ्रेश हो जाए जिसे कह रहे हैं, क्योंकि अभी हम डिलीट करें डेटाबेस में डिलीट होगा, लेकिन जो फ्रेम जो आपके पास टेबल जीयूआई में शो हो रहा है वहां से नहीं जाएगा, वहां से तब जाएगा जब उसको दोबारा चलाएगा रिफ्रेश करें तो। बेचारा डिलीट भी हो खुद ब खुद रिफ्रेश भी हो जाए, तो क्या करेंगे? इसकी दो टेक्निक है। या तो आप डेटाबेस वाला काम जो है टेबल में जो डिस्प्ले करवाने वाला जो काम किया है आपने कंस्ट्रक्टर में भी वही काम दोबारा करें, एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये इसी फ्रेम को आप रिफ्रेश करते हो, तो दोनों के थ्रू मैं बताता हूँ कि पहले देखिए रिफ्रेश कैसे होता है फ्रेम। आप करते हैं ना ब्राउजर में रिफ्रेश करते हैं कभी, तो सिमिलरली यहाँ आप रिफ्रेश कैसे करेंगे? नाम क्या है फ्रेम का? फ्रेम का नाम है कर्ड फ्रेम एसी सी एसी डॉट सेट विजिबल ट्रू
डिस्पोज सर एक बात पूछनी, जैसे आप डिस्पोज लगाते हैं तो वो बंद हो जाता है फ्रेम, और हम इसकी जगह उस फ्रेम का नाम लिख के डॉट साइड विजिबल फॉल्स लगा के बंद नहीं हो सकता वो? हाइड हो जाएगा, बंद का मतलब है वो खत्म हो जाएगा, वो यहाँ से नजर नहीं आएगा लेकिन कोड चल रहा होगा ना उसका। सेट विजिबल, सेट फॉल्स और ट्रू का मकसद होता है वो चल रहा होता है, लेकिन आपके सामने नहीं आएगा, स्क्रीन के ऊपर नहीं आएगा। लेकिन डिस्पोज क्या कर देता है, उसकी एग्जीक्यूशन भी स्टॉप कर देता है। होता है ना कि काम का नहीं है तो बिला वजह चल रहा है, कोड है ना, तो आपने उसको स्टॉप करवा दिया। मैंने यहाँ तो क्या किया, मैंने कहा कि भाई पहले जो फ्रेम ओपन हुआ था उसको बंद कर दो, दोबारा से इसको खोल दो, 3 लाइन में कोड लिखा है। नाउ लेट्स सी, इसको डिलीट करेंगे, 15 को डिलीट करते हैं। 15 कैन आई रिमूव 15? हो गया, डेटाबेस से भी रिमूव हो गया, टेबल से भी रिमूव हो गया, 2 लाइन का। और अब अगर ये सर लॉजिक्स है, ये अभी मैंने सोचा कि इसके थ्रू हो सकता है 3 4 5 लॉजिक ऐसे हो जिससे भी कोड कम लिखा जाए। तो मैं कभी ये क्लियर नहीं करता हूँ कि प्रोग्रामिंग ये हो सकता है नहीं हो सकता है। जब भी आप मुझसे कहेंगे ना मैं क्या हो सकता है, प्रोग्रामिंग में कुछ भी हो सकता है। आप इट डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स, योर लॉजिक्स, कि आप इसको किस तरीके से टैकल करते हैं। सर अगर अभी इसमें हम स्टूडेंट नेम देंगे तो ये एरर देगा? हाँ? जैसे अगर हम इसमें स्टूडेंट नेम डाल के रिमूव रिकॉर्ड करें तो ये फिर एरर देगा या फिर कुछ भी नहीं करेगा? नहीं, अगर हम इसमें अभी स्टूडेंट नेम लिख के रिमूव रिकॉर्ड करें तो नहीं होगा ना, हमने आईडी से आईडी वो देखो ना, अब आता है वैलिडेशन का हिस्सा, तो आपको वैलिडेशन में पढ़ाएंगे। सबसे पहले जो डेटा है उसको चेक करेंगे वो इंटीजर है नहीं, अगर नहीं है तो इफ पे वही स्टॉप करवा दें, वहां पे नहीं कोड ही नहीं चलने दें। जो मैंने कोड लिखा है उसको इफ पे लेकर आए, एल्स पे अगर सही है तो चल जाए। ये वही काम है जिस लॉगिन वाला हमने किया था, डेटा सही किया है तो आगे बढ़े, अदरवाइज आगे नहीं बढ़े। कोशिश की जाती है कि उसको शुरू में ही टैकल किया जाता है। जैसे ही फॉर्म सबमिट होता है ना, तो फॉर्म सबमिट होने से पहले सबसे पहले डेटा चेक करो, उसके बाद कोड चलाओ। ऐसा ना हो कि सारा कोड चल जाए उसके बाद आप एरर दे यार ये तो मैच नहीं हो रहा था उसके साथ। तो हमेशा यहाँ इफ एल्स के थ्रू ये वैलिडेशन की जाती है, चेक किया जाता है उसको। क्लियर है? अब हम ज्यादा नहीं डिलीट करते, मैं 2 रिपोर्ट से यहाँ इंसर्ट करने का फिर जाना पड़ेगा वहाँ पे। अब आते हैं अपडेट के ऊपर। मैं कह रहा हूँ भाई पास सपोज 10 आईडी लिखी, अपडेट पे क्लिक करूँ तो ये अपडेट वो ना पहले फॉर्म ओपन हो जिसमें ये रिकॉर्ड एडिटेबल फॉर्मेट में आना चाहिए। मैं जो चेंज करूँ सेव का बटन और फिर सेव हो जाए। ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है और मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा मुश्किल यही कॉन्सेप्ट होता है। स्टूडेंट फंसते क्या यार अपडेट कैसे करें, नया फ्रेम ओपन हो फिर उसके बाद सेव करें फिर वापस आए, ये चीज कैसे करेंगे। सो लेट्स सी दैट सबसे पहले क्या करना है आपको, इस पे आना, इस पे नया फ्रेम ओपन करना है। तो पहले तो फ्रेम बना लें, फ्रेम बनाता हूं मैं, एडिट बाय फ्रेम, और इस फ्रेम में लिखता हूं कि आपने कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को एडिट करना है। ये हो गया नाम, सेकंड से 3 चीजों को अपडेट करवा रहा हूं। सेमेस्टर को मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूँ, सेमेस्टर वाला कॉलम में स्पेस से थोड़ा मसला करेगा, वो स्पेस हटाना पड़ेगा, बाकी 3 कॉलम्स को हम अपडेट कर देते हैं। अगर वो करना होगा तो वहां जहां मैंने काम किया हुआ एक एक कॉलम ऐड होता जाएगा, पूरा लॉजिक सेम होता है। जब भी आपका फॉर्म लंबा हो, जहां जहां मैंने वेरिएबल्स किए हुए हैं वहां पे एक एक वेरिएबल एक्सटेंड हो जाएगा। सेव, ठीक है, देखा सही है, विजिबल है। तो हम पहले जाते हैं वापस यहाँ इस पे क्लिक करके इस पे लगाते हैं और इस एक्शन परफॉर्म में क्या लिखा जाएगा, अब कौन बताएगा आप इसे? बेटा आप बताएं क्या लिखा जाएगा, दोनों में से कौन सा कोड फ्रेम ओपन करना है? नहीं
फ्रेम का ऑब्जेक्ट बना लिया, एलिंग which is specified by frame, अच्छा बाय फ्रेम लिखा है मैंने ऊपर, तो वही नाम रख देते हैं fm डॉट क्या होगा सेट विजिबल। यही लाइन होंगी जो बार बार मैं कर रहा हूँ। सही है? सी आगे फॉर्म। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है, आपने देखा होगा जब भी हम फेसबुक पे लॉगिन करते हैं तो हम लॉगिन करने के बाद किसी भी पेज में जा सकते हैं, हमसे वो बार बार लॉगिन नहीं पूछता। इसको वहाँ वेब डेवलपमेंट में या वेबसाइट के अंदर कहा जाता है कैशिंग कहा जाता है, सेशन कहा जाता है, सेशन वर्ड यूज होता है। और सेशन नॉर्मली कुकीज के अंदर सेव होता है, जब आप लॉगिन करते हो कैशिंग या कुकीज के अंदर सेव होता है, फिर आपको अलाउ कर देता है। जब तक लॉग आउट नहीं करते हो सेशन वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। लेकिन जावा में ऐसा नहीं है, जावा में आपको खुद सेशन बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे आप लोग? एक फॉर्म का डेटा दूसरे फॉर्म में आप भेजेंगे, जब सबमिट हो रहा होगा तो कैरी करेंगे डेटा, और कैरी के लिए आपने खुद अपनी लॉजिक यूज करना है, किस तरीके से आपने वन पेज टू अदर पेज ट्रांसफर करें। अब यहाँ पर यही प्रॉब्लम है कि मैं सर्च में आईडी एक जगह लिख रहा हूँ, लेकिन उसका डेटा दूसरे फॉर्म में आ रहा है ना, दूसरे फॉर्म में आ रहा है। एडिट का एरिया एक जगह रखा हुआ है, उस पर क्लिक करने से दूसरे फॉर्म में उसका डेटा आ रहा है। तो ये आईडी में किसी कैसे भेजूं दूसरे पेज पे? ग्लोबल वेरिएबल में डालना, तो वो जगह आ जाएगा। अगर मैं यहाँ ग्लोबल में सेव करवा दूं तो वो हर जगह एक्सेसिबल हो जाएगा। चलिए मैं इस तरीके से करवा देता हूँ, फिर आप वाले तरीके से एक बार ट्राई करते हैं। मेरा तरीका ये होता है कि जो ये फ्रेम है ना, इसको वहाँ रन तो किया हुआ है ना, हमने कॉल तो किया हुआ है ओपन करने के लिए। मैं इसी फ्रेम में क्या कर देता हूँ, एक पैरामीटर दे देता हूँ, id डॉट गेट, ये वैसे ही कॉल हो रहा है। तो इस फ्रेम में जाके, जहाँ ये फ्रेम का कोड है, इसके कंस्ट्रक्टर में जाके मैं यहाँ गेट कर देता हूँ, गेट कर देता हूँ, और फिर मैं इसको कह देता हूँ भाई कि आप इसको पब्लिक कर दो। और इसको यहाँ पे हो गया पब्लिक, पब्लिक भी हो गया, वहां से डेटा क्लियर हो गया आ गया। अब ये आईडी जो है वो इस क्लास में हर जगह एक्सेसिबल होगा, लेकिन एक चीज होगी, गिरा रहेगा आपको, क्योंकि जब हम कॉल करते हैं तो ये फ्रेम अपने आप को रन नहीं करते इटसेल्फ। इट मींस इसी क्लास में एक ऑब्जेक्ट भी बन रहा होता है इस फ्रेम को रन करने के लिए। तो अगर आप इस कोड में नीचे जाके देखेंगे ना, तो ये फ्रेम खुद को कॉल कर रहा है। तो यहाँ आके आपने इसमें पैरामीटर खाली कर दिया, एरर आपके पास क्लियर है यहाँ तक? अब डेटा यहाँ आ गया है, चाहे तो आप इसको दबा किसी फील्ड में मैं प्रिंट करवा देता हूँ, ताकि आपको कौन सी फील्ड थी सबसे पहले स्टूडेंट वाली, नाम वाली आईडी थी, मैं इसका नाम लिख लेता हूँ, रखा था नाम स्टूडेंट नेम, आईडी या शो करवाई जरूरत नहीं, ठीक है। और यहाँ स्टूडेंट नेम डॉट सेट टेक्स्ट, इसको मैंने आईडी दी। लिखा,
डेटा में लिखा था ना आईडी, दोबारा उसको चलाते हैं। यहाँ पे एडिट फ्रेम, यहाँ से यहाँ आया, कंप्यूटर से नीचे करके देखते हैं कंप्यूटर की वजह से। लाइन की वजह से कंपोनेंट फेल हो गए आगे रसिएगा। अब यहाँ पे जब आईडी आ गई तो सारे रिपोर्ट आ जाएंगे, दोबारा सेलेक्ट की हुई फॉर्म करके पूरा डेटा गेट। अब देखिए लॉगिन फॉर्म ऐसे होता है, जब आप लॉगिन करते हो तो आपकी डिटेल जो है वो मैच हो जाती है, फिर आप दूसरे फॉर्म पे अपनी डिटेल आईडी भेज देते हो, फिर आईडी के थ्रू पूरा प्रोफाइल अपना गेट करते हो, आपकी इमेज आती है, आपकी डिस्क्रिप्शन आती है, वो पूरा डेटाबेस की टेबल्स में से उठ के आ जाता है, वो शो हो जाता है। तो ये जो मैंने अभी आपको डेटा पास करवाना सिखाया, ये सिर्फ यहाँ नहीं यूज होगा, लॉगिन में, कैशेस में, सेशन बनाने में यूज होगा, एंड कर्ड ऑपरेशंस की अगर आप अपडेट इस तरीके से करते हैं यहाँ यूज होगा। हो सकता है उसके अलावा भी काफी सारे सॉफ्टवेयर जहाँ यूज कर सकते हैं उसको। तो लेकिन इसमें हमें आईडी की जिस कॉलम में तो हमने नेम पे सिलेक्ट किया ना, मुझे ये तो मैंने शो अभी टेम्परेरी शो करवाया, मैं हटा दूंगा यहाँ से। अब मैं वो पब्लिक कर देता हूँ जो मैंने कमेंट किया हुआ, इस लाइन को नीचे ले जाए। सही है आप इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब एक आईडी यहाँ मिली है, अब आईडी के थ्रू मुझे सिर्फ आईडी को नहीं अपडेट करवाना, मुझे करवाना है उसका नाम, डिपार्टमेंट और ईमेल। तो मुझे दोबारा यहाँ काम करना पड़ेगा, वही डेटाबेस वाला, डेटाबेस से क्वेरी का फॉर्म करनी होगी, कनेक्शन करना होगा MySQL DB। सर जैसे कि आपने अगर आईडी जो है वो प्रिंट करवाई थी, वो टेस्ट थी मैंने दूसरी बार, सर जब हमें अपडेट करना है तो वहाँ पर प्रिंट कराने की जरूरत क्या है? सिर्फ मैंने पास करना सिखाया कि आईडी को पास कैसे करते, ताकि आपको ये आइडिया हो कि एक कॉलम में, एक फ्रेम में सबमिट हुई है, दूसरे फ्रेम में डेटा कैसे आया। अब वो असल कहानी कर रहा हूँ, उस आईडी के थ्रू डेटा गेट कर रहा हूँ। फॉर्म में तो डेटा आना है, नाम, डिपार्टमेंट आना है, db डॉट, अब यहाँ मेथड मौजूद नहीं है, दोबारा आप जाए वापस इसमें, कैसे मेथड बनेगा? पब्लिक गेट इन्फो बाय आईडी। पूरी क्या होगी? सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ये हमारी SQL और इन दोनों को यहाँ पे क्या होगा? प्लस प्लस आईडी। तो ये आईडी कहाँ से आएगी? यहाँ से आएगी। सही। नाउ मेथड कौन सा कॉल होगा? st एग्जीक्यूट डिलीट नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ शो करवा रहा हूँ। और ये बन जाएगा rs, वाइट की जगह होगा
रिजल्ट सेट यहाँ पे आपके पास ट्राई फिक्स अच्छा एक चीज और बता दो ये कोड ऑलरेडी ना यहाँ पे रखा हुआ है कोड मैं चाहता तो कॉपी पेस्ट करके 2 मिनट में बना सकता था लेकिन मैं बार बार टाइप इसलिए कर रहा हूँ कि आपको याद हो आपको समझ में आ जाए याद होगा तो ये नहीं है कि बार बार आपको कोड लिखना पड़ेगा ऑलरेडी कोड रखा हुआ है ऊपर ये मेथड बनाते हैं ये पूरा कॉपी करना होता है छोटी सी क्वेरी चेंज करनी होती है जो अपने हिसाब से जो चीज आप उससे लेना चाह रहे हैं वेट चेंज करना पड़ेगा या सिलेक्ट के तो वहाँ डिलीट करवा रहे हैं तो डिलीट करवाना पड़ेगा यहाँ तक ठीक है क्या क्लियर डेटा आ गया यहाँ पे db डॉट क्या नाम था बच्चे का गेट info id स्ट्रिंग में आ गई तो id को हम कन्वर्ट करेंगे इंटीजर पास इन सही है और इसको rs में स्टोर करेंगे रिजल्ट सेट के अंदर रिजल्ट सेट को हम यहाँ पे